नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज खास चर्चा करेंगे मिडिल ईस्ट में सैन्य तनाव जारी है, भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी हो रही है। दरअसल युद्ध के बढ़ते तनाव के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच बड़े तनाव के कारण हालात चिंताजनक बने हुए हैं। मिडिल ईस्ट के देशों में युद्ध के बीच लाखों की संख्या में भारतीय नागरिक फंसे हुए थे। भारत सरकार ने हालात की गंभीरता को देखते हुए रेस्क्यू और कंसुलर सपोर्ट को तेज कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया लगातार प्रभावित इलाकों में मौजूद भारतीय दूतावासों के संपर्क में है। खासतौर पर इजरायल, ईरान, लेबनान जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में फंसे भारतीय नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। सरकारी स्तर पर यह भी साफ किया गया है कि जरूरत पड़ने पर इंडियन एयरफोर्स के विशेष विमानों की मदद से निकासी को और तेज किया जाएगा। दूतावासों ने भारतीय नागरिकों को स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने और अफवाहों से बचने की अपील की है। वहीं नई दिल्ली में हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। भारत सरकार ने दो टूक कहा है कि विदेश में फंसे हर भारतीय की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों की सुरक्षा को लेकर पिछले 48 घंटों में खाड़ी देशों के कई प्रमुखों से बात की है। सबसे पहले उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बात की है। हवाई हमलों और भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर उन्होंने चर्चा की। इसके अलावा बहरीन के किंग हमाद बिन अल खलीफा, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला बिन अल हुसैन से फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। पीएम ने इन सभी देशों के नेताओं से कठिन घड़ी में साथ देने की बात कही है। अभी दुबई से वापस आ रहा हूँ। एक्सेप्शनली ग्रेटफुल टू नरेंद्र मोदी जी, गवर्नमेंट स्पेशली दे आर टेकिंग रियली गुड केयर ऑफ द सिचुएशन देयर। इंडियन एम्बेसी नहीं, यूएई गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिला है। इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी कॉन्स्टेंटली ट्विटर पर जो है आ रहे थे एडवाइजरीज। आज मोदी जी का थैंक्स, उन्होंने स्पेशल फ्लाइट में उनका अरेंजमेंट हुआ। अभी सुबह बैठ के अभी यहाँ से अभी बॉम्बे आ रहे हैं, स्पेशल फ्लाइट में आ रहे हैं। पूरा ध्यान रखे हुए हैं और सब लोगों को जितना हेल्प हो सके वैसा हेल्प करके ये लोग सबको इधर लेके आ रहे हैं। I think there was a lot more hype in India, of course, which is normal, so everyone got more scared. But I was here. Dubai, the defense system was totally unbelievable. Very safety, everything okay, no any problem and nothing. Government is doing a pretty good job over there. We as residents over there for few days, we were feeling very safe. तो जिस प्रकार से देखिए मिडिल ईस्ट में सैन्य तनाव जारी है, उसी बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए लगातार सरकार गंभीरता बनाए हुए है। भारत सरकार ने हालात को गंभीर मानते हुए रेस्क्यू जो ऑपरेशंस है वो लगातार तेज कर दी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया लगातार प्रभावित इलाकों में मौजूद भारतीय दूतावासों के संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पल पल की अपडेट से ले रहे हैं। खासतौर पर इजरायल, ईरान, लेबनान जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में जो भारतीय फंसे हुए, जो नागरिक भारतीय फंसे हुए हैं, उनको प्राथमिकता दी जा रही है और उसी के आधार पर सुरक्षित उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। कई लोग भारत वापस लौटे हैं, उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं, किस प्रकार से उन्होंने वहां पर तकलीफ हो रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रकार से यहाँ पर नजर रखे हुए हैं और सुरक्षित उनकी वापसी कराई है। इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विदेश मामलों के जानकार अनुपम तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अनुपम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ दुबई निवासी नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है नीरज जी आपका भी। नीरज जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। किस प्रकार से मिडिल ईस्ट में जो तनाव देखने के लिए मिल रहा है, दुबई में भी हम देख रहे हैं किस प्रकार से तनाव देखने के लिए मिल रहा है। कई लोगों की, भारतीय लोगों की वापसी भी हुई है। मौजूदा हालात की अगर हम बात करें तो नीरज जी, क्या मौजूदा हालात वहां पर अभी है, क्या स्थिति बनी हुई है, क्या सिचुएशंस है? पहली चीज तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए कि मैं आपके चैनल पे हूँ और अपने देशवासियों को अच्छा महसूस करवा पा रहा हूँ। तो मुझे याद है सैटरडे का दिन था जब सबसे पहला अचानक से आसमान में ब्लास्ट आया था। ऐसे जब ऐसी कोई परिस्थितियां बनती है तो निवासियों को पहले से नहीं बताया जाता कि ऐसा कुछ होने वाला है। पर हाँ, जब आवाजें आना स्टार्ट हुआ तो उसके बाद जब हमने न्यूज चैनल खोला या हमने पढ़ना शुरू किया तो हमें पता चला कि ऐसे हालात बन गए हैं या ईरान ऐसे अटैक्स कर रहा है। पर उसके बाद आप तब से लेकर अगर आज तक देखें, जो भी लोगों में जिनमें भी थोड़ा बहुत पैनिक का तनाव बना था या जो थोड़े परेशान हो गए थे या
जिन्हें देख के लगा कि हाँ ये थोड़े बिखर रहे हैं, इनका मन विचलित हो रहा है, ये वही लोग थे जो या तो यहाँ पे टूरिस्ट थे या फिर बिजनेस के लिए बहुत थोड़े समय के लिए आए थे। जो भी लोग आज के टाइम पे यूएई में रह रहे हैं, चाहे मैं दुबई की बात करूं या अबू धाबी की बात करूं, मेजर जहां पे ये सब देखने को मिला कि जितने भी मिसाइल्स आ रहे थे, आंखों के सामने कुछ नहीं हो रहा था, सब बादलों के ऊपर हो रहा था। सारे के सारे मिसाइल को उन्होंने इनका एयर डिफेंस बहुत ही स्ट्रांग है। जो भी लोग यहाँ दुबई में रह रहे हैं, जो भी यहाँ के रेजिडेंट्स है, उनका विश्वास बहुत ज्यादा है सरकार में। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि एक पल के लिए भी पैनिक का माहौल हो गया हो या लोग विचलित हो गए हो या फिर भागम दौड़ी मच गई हो, या अभी जैसे इंडिया के हालात आपस में खराब हो गए हैं जो ईरान की हालत देखते हुए। दुबई में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सारे लोग खुश हैं। दो चार कुछ ऐसे ऑफिसेज हैं जो बहुत अच्छा करते हैं दुबई में, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को छुट्टी दे दी। तो यहाँ के लोगों ने तो इसे ऐसा मौका देखा है कि ठीक है, हमारी छुट्टी हो गई है, सरकार हमारे लिए काम कर रही है, हम जी। बिल्कुल सेफ है, तो कोई तनाव का माहौल नहीं है। मैं भी खुश हूँ। नीरज जी, धन्यवाद। नहीं, लेकिन जैसे ही जब खबरें सुने कि जंग के माहौल यहाँ पर बन रहे हैं, लगातार इस ओर से भी मिसाइलें दागी जा रही है, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, तो फर्स्ट रिएक्शन जो था, जब वीडियोस जो लगातार जो इमेजेस जारी हो रहे थे, कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक एकदम माहौल पूरा हो गया था, लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे थे, अफरा तफरी मची हुई थी, और सबसे ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस जो है देश है दुबई को कहा जाता था, वहाँ से भी खबरें आ रही थी कि कितने चिंताजनक वहाँ पे माहौल हो गए हैं सेफ प्लेस पर। जी नहीं, मैं बिल्कुल मानूंगा। पहली चीज तो जो आपने एक आधी वीडियोस इंटरनेट पे देखा है, वो 1 या 2% है, ठीक है। कुछ लोगों ने कुछ चीजें रिकॉर्ड कर ली जो उन्होंने दिखा दिया, पर जो मेजर थी लाइक 300, 400, 500 मिसाइल एंड ड्रोन सारे वो जो इंटरसेप्ट हुए थे आसमान में, उनमें से एक दो आंखों के सामने आया। जैसा मैंने आपको पहले बोला कि सारी चीजें बादलों के ऊपर हो रहा था। जैसे मैं अपनी बालकनी में खड़ा हूं या मैं अपने घर पे बैठा हूं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, सिंपली एक बहुत जोर से एक ब्लास्ट का साउंड आ रहा था। तब ऐसे में हम इंसान हैं तो थोड़ा डर जाते हैं हम, लेकिन बात वही है कि ऐसा एक पल के लिए भी नहीं लगा कि हाँ मतलब कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। बिकॉज बार बार वो जो मिसाइल इंटरसेप्ट हो रहे थे ना, तो उससे एक एक तो डर लग रहा था एक तरफ, पर दूसरी तरफ जिस हिसाब से सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा था, हर जगह पे नेशनलिस्ट भी आ गए थे। मतलब पुलिस की तरफ से बहुत सपोर्ट था कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ, मैं जेएलटी की तरफ रहता हूँ दुबई में, तो यहाँ पे लिटरली पुलिस की गाड़ियां आई जिन्होंने लोगों को दिलासा दिया कि जो भी चीजें हो रही हैं, किसी भी रेजिडेंस पे कोई बात नहीं आएगी, सारी चीजें अंडर कंट्रोल है, तो तनाव वाली कोई 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 जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ अनुपम तिवारी जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, देखिए, नीरज जिससे हमने बात की, उनकी तरफ से संतोषजनक यहाँ पर आंसर्स मिल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से तनाव फैला हुआ है, इसका अंत क्या होगा ये तो अभी थोड़ा बोलना मुश्किल है, क्योंकि अगर ओवरऑल हम इस हमले को देखें तो बहुत स्ट्रेटेजी के साथ ये हुआ है। खामेनी की मौत हो, खामेनी को मारने की बात हो, चाहे उस प्रकार उसके बाद जो भी हालात बने हुए, ड्रोन से हमले, इजराइल का हमला, अमेरिका के बयान, ट्रंप के बयान, सारी स्ट्रेटेजिक के साथ ही चला जा रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है। अंत क्या होगा इसका पता नहीं, लेकिन अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारतीय नागरिक है, वहाँ उनकी सुरक्षा के लिए सजग यहाँ पर नजर आ रहा है, उन्होंने बात भी की है। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत कठिन समय है। उनको अपने 90 लाख के आसपास जो भारतीय गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं, उनकी चिंता भी है, और उनकी सकुशल घर वापसी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी रहने वाला है। तो इसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो लोग जो वहां पर हैं और उनकी सुरक्षा की चिंता है, अगर भारत उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं करेगा तो कौन करेगा, क्योंकि वो हमारे नागरिक है और हमको एक अच्छा खासा वहां से फायदा दिलाते हैं, न सिर्फ पैसे के तौर पर, बल्कि हमारे देश की एक पहचान वहां पर इन नागरिकों के माध्यम से होती है। तो इंडियन डायस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट अपना एस्पेक्ट रखता है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी भी है और यह हमारी चिंता का सबब भी है। लेकिन जहां तक रही वार की बात, तो वार तो देखिए बहुत सारी चीजें पहले से ही सुनिश्चित थी, और जो जिस तरह से डेवलपमेंट वहां पर पिछले 1-2 महीने से हो रहा था, उससे तो ये कंफर्म था कि वार तो होना ही है। अब ये वॉर किस समय होगा ये डिसाइड करना था अमेरिका को और इजराइल को।
तब आप देखें जिस तरह की आप जैसे आपने कहा ना कि ये सब चीजें पहले से ही बहुत सोच समझ के करी जा रही थी। सैटरडे का दिन चुना गया अटैक करने के लिए, और अमेरिका ये मान रहा था, इसराइल ये मान रहा था कि आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ मिस्टर खामनेई ये ईरान बहुत जल्द घुटनों पे आ जाएगा और उसके बाद ये युद्ध 1 से 2 दिन के अंदर खत्म भी हो जाएगा और इसराइल और अमेरिका की जो मंशा है वो पूरी भी हो जाएगी। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली रिटेलिएशन होता है ईरान की तरफ से और वो जबरदस्त होता है, और जो नहीं सोचा गया था कि वो सिर्फ इसराइल तक सीमित रहेगा, ऐसा माना जा रहा था रिटेलिएशन, लेकिन वो इसराइल के बियॉन्ड भी गया और तमाम देशों के अंदर, जहां पर ये नीरज जी यहाँ बैठे हुए वहां पर भी गया, कतर, ओमान, इराक, कुवैत, हर जगह पर रिटेलिएशन हुआ, चुन चुन के निशाना बनाया गया। तो इसने इस पूरे जो वॉर था, जो वन साइडेड लग रहा था, उसका जो है दृष्टिकोण ही बदल दिया। और अब आप देखें कि अब राष्ट्रपति ट्रंप खुद कह रहे हैं कि वो 4 से 5 महीने की लड़ाई के लिए तैयार है और हो सकता है ये लड़ाई उसके बियॉन्ड भी चली जाए। तो जब ये बात होती है तो इससे पता चलता है कि जो स्टार्टिंग का कैलकुलेशन था वो अब चेंज हो चुका है। ये रिटेलिएशन के बाद और तमाम देशों को निशाना बनाए जाने के बाद अब परिस्थितियां बदली हैं, और इन बदली हुई परिस्थितियों में अब फिर से चेक्स एंड बैलेंसेस करे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं कि किस तरह से ईरान को कंटेन किया जाए, और ईरान ये देख रहा है किस तरह से वो अमेरिका और इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए, और जो तमाम देश हैं जिनके ऊपर उसने हमला किया है उनको वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए ये हमला आपके ऊपर नहीं है, ये अमेरिकन के ऊपर है, क्योंकि अमेरिकन को आपने पेश दे रखे हैं। तो ये एक दोनों तरफ से एक शह और मात का खेल है जो लगातार चलता रहेगा, और इसका अंत अब कहां होगा ये आप और हम बैठकर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चीजें कंट्रोल से बाहर जा चुकी हैं। ये उम्मीद अमेरिका को भी नहीं थी, जैसा मैंने कहा कि शनिवार का दिन चुना ही इसलिए गया था कि शनिवार को अटैक करेंगे, संडे को मार्केट्स बंद रहती हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए अमेरिका एक व्यापारिक देश है, हर चीज को मार्केट से तौलता है। संडे मार्केट्स बंद रहती है और संडे शाम तक खमनेई का एलिमिनेशन हो जाएगा, तो उसके बाद मंडे को जब बाजार खुलेंगे दुनिया भर के, या फिर हल्का फुल्का इफेक्ट होगा, ट्यूसडे तक चीजें सामान्य हो जाएंगी। अब वो नहीं हुआ, आज हम लोग ट्यूसडे को बैठ के बातें कर रहे हैं और अभी भी इस युद्ध में गर्मी दोनों तरफ से दिखाई दे रही है। तो इसका अंत प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि तमाम शक्तियां अब एक्टिवेट हुई हैं, चाहे हम टर्की की बात करें, चाहे भारत की बात करें, या फिर अन्य देशों की बात करें, सब अपनी तरफ से अपने तय प्रयास शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी भी इतनी बुलंद आवाज नहीं आई है जो कि इन दोनों देशों को रोक सके युद्ध लड़ने से। तो मुझे लगता है चीजें अभी और बिगड़ेंगी, और अब जो सबसे बड़ा चिंता का सबब रहेगा वो अप्रवासी भारतीयों के की सकुशल वापसी के साथ साथ इस युद्ध की वजह से जो आर्थिक रूप से चोट पहुंचने वाली है, चाहे वो तेल की कीमतें में हो, चाहे वो महंगाई में हो, इसके ऊपर भी सरकार को अब चिंता करना पड़ेगा, और इसके ऊपर अब कुछ बहुत ही कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम जी। संदीप जी, देखिए जिस प्रकार से अनुपम जी ने भी बात कही है कि आर्थिक नुकसान भी यहाँ पर झेलना पड़ सकता है। मीडिएटर जो कोई ऐसा हो जो जैसे सीज फायर जैसा कि इनके बीच में शांति समझौता करा दे, ऐसी कोई मुखर आवाज यहाँ पर अभी सुनाई दे नहीं रही है, और इसका अंत क्या होगा ये भी अभी प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सारी चीजें स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रही है। अगर हम बात करें, चाहे वो खामेनी को मारना हो, चाहे ईरान का हमला करना हो, अमेरिकन एयरबेस पर हमला करना हो, और उसके बाद ईरान ने कहा है कि हम आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आपने अमेरिकन को जो एयरबेस है जहां भी है हम सिर्फ उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो नुकसान तो देखिए सभी का होगा, अगर आग लगी है तो वो जहां तक फैलेगी सब उसकी जद में आएंगे। इसका अंत क्या होगा पता नहीं, लेकिन ऐसे कोई बीच में कोई ऐसा आ नहीं रहा है कि इनके बीच में शांति समझौता कराए, या ऐसे कुछ हालात भी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कीमत तो चुकानी पड़ेगी इसकी, क्योंकि अब बेकाबू होते जा रहे हैं, हालात हो ही गए हैं। संदीप जी देखिए मैडम, अभी अनुपम जी ने तो बहुत अच्छे से विश्लेषण किया, और मैं आपको बता दूं अमेरिका इसमें बहुत बड़ी गलती ये कर गया है, जिस तरीके से खामिनेई और खामिनेई की जो टीम थी उसके ऊपर पहला अटैक किया। कभी भी नेगोशिएशन जब होती है जब दोनों तरफ की लीडरशिप जिंदा रहती है, जब बात करने वाले लोग जिंदा रहते हैं, तो ऐसे में चीजें आज पूरे तरीके से सेना के हाथ में है, ऐसे लोगों के हाथ में है जो रुकने वाले नहीं है, जो बदला लेने वाले हैं, जो सबक सिखाने वाले हैं। और जब किसी के माइंड में ये चीज आ जाए कि बस अब हम रहे न रहे लेकिन दुश्मन बचना नहीं चाहिए, तो ये स्थिति आज ईरान के साथ में है। और कई जगह से अमेरिका ने अपनी फौज को समेटना शुरू कर दिया है। उनके लोग स्पेन भी पहुंचे, अभी 10-15 उनके जो फाइटर प्लेन थे उनको स्पेन में उतारने की कोशिश हुई, लेकिन स्पेन ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम अपनी जमीन आपको नहीं दे सकते इस काम के लिए, क्योंकि स्पेन भी जानता है कि ईरान इस समय ऐसे मूड में है, वो जहां भी जो भी अमेरिका को सपोर्ट करेगा या अमेरिका का सहयोग करेगा वहां वो मिसाइल मार सकता है, वहां वो बम फेंक सकता है। तो इस वजह से
अमेरिका के लिए भी चीजें मुश्किल हो रही हैं। और मुझे ये लगता है ये बातचीत से सोल्व होने वाला मामला नहीं है, इससे काफी नुकसान होने वाला है और गल्फ कंट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, जिन्होंने अमेरिका को बेस दिए हुए हैं, अमेरिका को अड्डे दिए हुए हैं। और रही बात भारत की, देखिए भारत को तो इससे प्रॉब्लम होनी ही होनी थी, क्योंकि हमारी एक तो करेंसी बहुत कमजोर स्थिति में है। अब महंगाई बढ़ेगी और ज्यादा करेंसी हमारी कमजोर हो जाएगी, तेल की समस्या हमें खड़ी हो सकती है। और जब हमारे यहाँ तेल महंगा होता है तो एक आपके आलू प्याज से लेकर ऊपर तक हर चीज पे तेल का असर पड़ता है। तो हिंदुस्तान की तो ये स्थिति है कि भाई गले में हमारी तो फांस है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजें सेटल हो सकती हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए था या किस तरीके से हमें अपनी हिम्मत दिखानी चाहिए थी या 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल हम तो संदीप अभी जी, तक तो इस स्थिति देखिए में नहीं है। नुकसान अभी तक हम वहां इस के स्थिति हालात में जो नहीं भी है हो, कि जिससे खामियाजा तो देखिए सबको भुगतना पड़ रहा है और इंडिया को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार से हालात बनते जा रहे हैं, भारतीय लोगों के सुरक्षा को लेकर अगर बात हो रही है तो उसको लेकर तो मुखर नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो नुकसान होने वाला है तेल की कीमतों को लेकर हो, चाहे महंगाई को लेकर हो, जो नुकसान हो वो भारत को भी झेलना पड़ेगा। तो भारत को कोई यहाँ पर सख्त कदम उठाने पड़ेंगे फिर। देखिए बिल्कुल, और फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या डायलॉग बाजी करने से हम कोई रोल अदा कर पाते हैं या हकीकत में हमें काम करना पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री स्टेटमेंट्स देते रहते हैं समय समय पर। अभी आपने भी सुना होगा, एक दिन कह रहे थे कि मुझे जो मीडिया के मुश्किल सवाल होते हैं उनको फेस करने से मुझे डर नहीं लगता। मीडिया पूछे मुझे मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछे, उनका देने में मुझे आनंद आता है। वो कितने 2014 के बाद आपने कितने मुश्किल सवाल उनसे पूछे, पूरे देश में 2-3 वही मुश्किल सवाल घूमते रहते हैं कि आप आम चूस कर खाते हो या काट कर खाते हो, आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, आप कौन सी ड्रिंक लेते हो, कौन सा जैम खाते हो। तो इस तरीके की चीजें। हकीकत ये है कि हिंदुस्तान आज बैकफुट पर है। और अगर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं तो हिंदुस्तान काफी डरा हुआ है। चाहे वो ट्रेड डील का मामला देख लीजिए, चाहे रसिया से तेल खरीदना या अपनी रशिया से उस पर तो ट्रंप ने सीधे तौर पर कह दिया है, बिल्कुल संदीप जी, कि रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। और ट्रंप तो एकदम ताल ठोक के बोलता है कि भारत ये करेगा, भारत ये नहीं करेगा। ट्रेड डील को लेकर हो, चाहे तेल खरीदने को लेकर हो रशिया से। और अगर पीएम के भी बयानों की बात करें तो रशिया से उनके जो संबंध है भारत के, उसको लेकर भी उन्होंने कई बार बात कही। लेकिन यहाँ पर मुखर होकर जो एक जवाब आना चाहिए कि हमारे भारतीयों को हमें वहां से निकालना है या उन दोनों के बीच में शांति होनी चाहिए, क्योंकि सभी को इसको भुगतना पड़ेगा। जो भी हालात यहाँ पर बनेंगे, जो भी नुकसान होगा, ऐसी कुछ आवाज उठती हुई तो खैर नजर नहीं आ रही है। नीरज जी, आपसे पूछना चाहूंगी, जितने भी जो भी हालात है, जो भी तस्वीरें हमने देखी है, वो वाकई में भयावह है। क्योंकि ये चीजें भी सामने आ रही थी, सबसे सेफेस्ट प्लेस अगर हम बात करें तो दुबई को कहा जाता, पर वहां पे जो लोग डरे हुए थे, खामेनेई की मौत के बाद जो प्रदर्शन फिर हुए, उसकी भी जो तस्वीरें सामने, वो भी और ज्यादा भयावह थी। तो अभी भी अगर हम देखें तो डू यू फील एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस? क्या वहां पर हालात है? फ्लाइट्स यहाँ पर रद्द हो रही है, लेकिन अभी भी प्रदर्शन भी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ये वॉर, अगर हम इसे कहें, वॉर जो चल रही है वो अभी इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के जो लोकल्स हैं, उन पर इसका क्या प्रभाव हाल फिलहाल पड़ रहा है, वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए, फ्लाइट्स आर गेटिंग रिज्यूम्ड धीरे धीरे। कुछ फ्लाइट्स टेक ऑफ करने वाली है, अपडेट्स आ रहे धीरे धीरे। मैं जो हूँ पॉलिटिक्स और ये कैसा आ रहा है वो मुद्दे पे नहीं जाऊंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर मैं आपको फीलिंग की बात करूं कि लोग यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया, ऑफिस वगैरह बंद कर दी गई हैं। 4 तक ऑफिशियल नोटिस गवर्नमेंट ने दी है कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस चला रहे हैं अपने यूएई में, दुबई में, अबू धाबी में, तो उन ऑफिस को आप 4 तक बंद रखिए। 4 जो कि कल है, कल फिर से नए अपडेट्स आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पे वो बताएंगे कि हाँ, आप ऑफिस खोल सकते हैं या लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना ही सही है। बाकी अगर आप बात करें सड़कों की, ग्रोसरी स्टोर की, बाकी सारी चीजें खुली हैं, लोग अभी भी घूम रहे हैं। अगर आप
सड़कों पे जाके किसी से बात करेंगे तो बाकी कोई हालात ऐसा नीरज जी मेजर सामान्य स्ट्रेस है, नहीं लेकिन देखने को सोशल मिलेगा। मीडिया नीरज जी, सोशल मीडिया एक बहुत ही ज्यादा अहम रोल यहाँ पर निभाता है कि किस प्रकार से भ्रामक जानकारियां फैलाई जाती है। व्हाट्सएप पे मैसेजेस हो, चाहे सोशल मीडिया पे किसी प्रकार का वीडियो हो, पोस्ट हो, और एआई के जमाने में तो ये इस प्रकार के भ्रम फैलाना बहुत आसान हो जाता है। सोशल मीडिया को लेकर वहां पर बिल्कुल। किसी प्रकार की अराजकता नहीं फैलाई जा रही है, किसी प्रकार की गलत जानकारी नहीं दी जा रही, क्योंकि उसी से लोग अवेयर होते हैं कि क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, वो पता सोशल मीडिया से ही चलता है। नहीं, बिल्कुल आप एकदम सही बात कह रही हैं। और इस चीज को जानते हुए यूएई की गवर्नमेंट भी बहुत सेंटर्ड फोकस होती है कि लोग सोशल मीडिया पे शेयर क्या कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआती तौर में बताया था कि जो भी आपने सोशल मीडिया पे देखा कि मिसाइल डिफ्यूज हो रहे हैं या कुछ आ रहा है या लोग पैनिक कर रहे हैं, वो स्टिल बहुत कम है, लाइक 1-2% है। चाहे आप नेगेटिव की बात करें या पॉजिटिव की बात करें, तो कुछ ऐसे इलाके हैं यहाँ पे जहाँ पे काफी मेजर चीजें देखने को मिली है। जैसे मेरे सामने अभी जबल अली एक जगह है जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, तो वहां पे कुछ एक्शंस देखने को मिली। जो सबसे पहला एक छोटा सा हमला हुआ था, मिसाइल हुआ था, वो पाम फ्रंट करके होटल है पाम, जो मेरा पोस्ट पे हुआ था, जिसकी वीडियोस बाहर आ गई थी। जी। और ऐसे में कुछ लोग हैं जो परेशान हो गए, पर अगर ज्यादातर लोगों की बात करें जो यहाँ सालों से रह रहे हैं, जो दुबई को जानते हैं, सरकार को जानते हैं, किस तरह से परिस्थितियों को इस शहर में संभाला जाता है, तो ज्यादातर लोग शांत है। बाकी जो कुछ लोग हैं जो या तो नए आए हैं या घूमने आए हैं या उन्होंने अभी ताजा ताजा पैसा लगाया था मार्केट में, तो ऐसे में दो तरह के आपको समूह मिल जाएंगे लोगों के, एक जो थोड़े परेशान है, एक जो नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल जो भी लोग बिल्कुल यहाँ पे दोनों थोड़े पहलू पे बात करना जरूरी होता है। नीरज जी, आप वहाँ के निवासी हैं, अगर आप बता रहे कि स्थिति सामान्य है तो वेल एंड गुड। अनुपम जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे एक लास्ट स्थिति कमेंट बिल्कुल लेना चाहूंगी। अगर हम स्ट्रेटेजी की हम बात इसलिए भी कर रहे हैं, और स्ट्रेटेजी का वर्ड इस्तेमाल करना इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि खामेनी की जो मौत हुई थी उसके बाद जो तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे थे किस प्रकार से, क्योंकि खामेनी कहीं और मीटिंग करने वाले थे, लेकिन अगर वो जगह बदली गई तो अमेरिका को पता कैसे चला कि खामेनी कहाँ पर है, कहाँ मीटिंग करने वाले। उस प्रकार से जो सोची समझी साजिश के तहत उसने हमला किया है और सारी चीज़ें तहस नहस कर दी एक ही बार में, वो इस स्ट्रेटेजी शब्द को और ज्यादा उस पे और मेंशन हो जाती है ये चीज। देखिए, आप एक महीना पहले से देखिए, एक महीना पहले से जैसे ही अमेरिका के दो कैरियर ग्रुप्स यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेरार्ड फोर्ड, ये ईरान के आसपास समंदर में जब आते हुए दिखाई दिए, तभी से लग गया था कि ईरान के खिलाफ कुछ जबरदस्त प्लानिंग चल रही है और ये स्ट्रेटेजिकली ही संभव है कि ईरान को पहले घेरा जाए, उसको कट ऑफ किया जाए, उसके बाद उसके ऊपर फिजिकल अटैक्स किए जाए। अब अमेरिका का टारगेट था कि अमेरिका को ये लगता था कि खामनेई सुप्रीम लीडर जो है ईरान के, अगर उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा तो उसके बाद अपने आप ईरान कोलैप्स कर जाएगा, केओस हो जाएगा, वहां पर कई सारे लोग सत्ता की लालच में खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसका एकदम विपरीत हुआ। इसका अमेरिका ने इसके बारे में शायद कयास नहीं लगाया था, या लगाया होगा, भविष्य में हो जाए, ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन खामनेई का जो, जैसे आपने कहा ना, वो स्ट्रेटेजिकली ही चीजें चल रही थी। इसके पहले भी जब पिछले साल 12 दिनों का युद्ध हुआ था, उसमें भी आपने देखा कि कई सारे कमांडर्स आईआरजीसी के मारे गए थे, मोसाद के एजेंट्स ने अंदर घुस के मारा था, ईरान के अंदर से, उनके ऊपर कहीं बाहर से अटैक नहीं हुआ था। तो उस समय भी कुछ नेता, कुछ आईआरजीसी कमांडर्स एलिमिनेट किए गए थे। तो इससे ये पता चलता है कि मोसाद और सीआईए, दो जासूसी। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम जी, कहा जा सकता है कि अमेरिका ने शायद ये ना सोचा हो कि अगर हम खामेनी को मार देते तो उसके बाद तनाव और ज्यादा बिगड़ जाएंगे और अपने आप ही वो घुटने टेक देगा। लेकिन अभी तक की स्थिति अगर हम देखें तो ईरान ने अभी तक घुटने टेके नहीं है, वो लगातार खड़ा हुआ है और लगातार वो हमले भी कर रहा है, उसका जवाब भी दे रहा है। तो अब कहाँ अंत होगा, कैसे अंत होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हुए हैं, जो सैन्य तनाव यहाँ पर जारी है, उनकी हालात, जो मौजूदा स्थिति है वो तो गंभीर है, लेकिन जो भारत सरकार है, प्रधानमंत्री है, वो भारतीय नागरिकों के लिए वहाँ पर सजग नजर आ रहा है। वहाँ के उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है, इजराइल के प्रधानमंत्री से बात की है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने बातचीत भी की है और सहयोग की बात भी कही गई है। कई भारतीय नागरिक वापस अपने जो वतन है वहां पर लौट आए हैं। आगे स्थिति क्या बनती है, कितनी भयावह होती है, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।
ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।